नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं BLI 221 की बुकलेट नंबर 4 का यूनिट नंबर 14, जिसका टाइटल है ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये चैप्टर हम लोग 3 वीडियो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। ये जो वीडियो पार्ट बन रही है फर्स्ट वीडियो में, इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले यूनेस्को के बारे में, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूनेस्को। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडिया की 2 ऐसी इंस्टीट्यूशन जो लाइब्रेरी साइंस में इंफॉर्मेशन और सर्विसेज को प्रमोट करने में लगी हैं, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC, और एक फाउंडेशन है RRRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ठीक है, ये इस वीडियो पार्ट में हम लोग इस चैप्टर के ये 3 मेन इंस्टीट्यूशन यूनेस्को, UGC और RRRLF को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले टॉपिक से, जिसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में जानते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को साइंड ऑन 16 नवंबर 1945। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। कब इसका इनॉग्रेशन हुआ था? 16 नवंबर 1945। कम इनटू फोर्स ऑन 4 नवंबर 1946 आफ्टर रेक्टिफिकेशन बाई 20 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि इंडिया जब इसका रेक्टिफिकेशन हो रहा था, मतलब जब ये साइन हो रहे थे, ये डॉक्यूमेंट साइन हो रहे थे, तो उस समय 20 कंट्रीज़ ने इसको रेक्टिफाई किया था, जिसमें इंडिया भी एक उस समय का स्टार्टिंग मेंबर था। आप कहेंगे सर इंडिया तो 47 में इंडिपेंडेंट हुआ था, मतलब 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो 1946 में इंडिया ने कैसे इसको रेक्टिफाई किया? उस समय जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने मतलब इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को यानी यूनेस्को को रेक्टिफिकेशन किया था। ठीक है, तो ये 20 कंट्री के द्वारा रेक्टिफाइड था, जिसमें इंडिया भी एक इंपॉर्टेंट सिग्नेटरी था, मतलब उसने साइन किया था। क्या करता है यूनेस्को? यूनेस्को के बारे में देखते हैं। और यूनेस्को प्रमोट इंटरनेशनल कॉपरेशन। ये एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है या एक संस्था है, क्योंकि हम लोग पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, मतलब यूनेस्को के बारे में पढ़ना है, तो ये यूनाइटेड नेशन की है। यूनाइटेड नेशन किसके लेवल पे काम करेगा? वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करेगा। यूनेस्को प्रमोट इंटरनेशनल कॉपरेशन अमंग इट्स 193 मेंबर स्टेट्स। 193 मेंबर स्टेट्स का मतलब है इसमें 193 कंट्रीज शामिल हैं। यूनेस्को एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का जिसमें 193 मेंबर्स इसके, मतलब 193 स्टेट्स यानी कहें कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, एंड 11 एसोसिएट्स मेंबर। ये एसोसिएट्स मेंबर कौन होंगे? वो मेंबर्स होंगे जो कंट्री तो नहीं है, बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इसका एक मेंबर होती हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। क्या क्या फील्ड में? एजुकेशन, साइंस, कल्चर और कम्युनिकेशन। ये 4 इसके फील्ड बनेंगे। मतलब इन चारों फील्ड में वो लोग आपस में एक इंटरनेशनल कॉपरेशन करती हैं। आपस में उन्होंने एक कॉपरेशन बना रखा है जिसमें 193 मेंबर्स, 11 एसोसिएट मेंबर्स, और ये सारे मिलकर एजुकेशन, साइंस, कल्चर और कम्युनिकेशन के बीच में या उनको डेवलप करने के लिए, उनको प्रसारित और प्रसार करने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके। पहला ऑब्जेक्टिव जो यूनेस्को को बनाने का था, उसमें पहला है क्रिएटिंग एंड स्टंटिंग रीडिंग हैबिट्स इन चिल्ड्रंस एट देयर अर्लियर एज। बच्चों के बीच में, जो हमारे चिल्ड्रंस होते हैं उनके बीच में हमें बहुत अर्ली स्टेजेस में बच्चों को बहुत जल्दी रीडिंग की हैबिट्स मिल जाए। मतलब ये कुछ ना कुछ इस तरह से इनोवेशन करेगा बुक्स के प्रसारण में, बुक्स को डिस्ट्रीब्यूशन में, या बुक्स को इस तरह से इनोवेट करने में, ताकि बच्चों के अंदर बहुत जल्दी रीडिंग हैबिट्स डेवलप हो पाए। नेक्स्ट है सपोर्टिंग बोथ इंडिविजुअल एंड सेल्फ कंडक्टेड एजुकेशन एज वेल एज द फॉर्मल एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। ये आप चाहे इंडिविजुअल लेवल पे कोई काम कर रहे हो एजुकेशन की फील्ड में, या तो आप किसी सेल्फ कंडक्टेड एजुकेशन, मतलब आपने खुद से कोई काम स्टार्ट किया हो एजुकेशन की फील्ड में, ये उसको सपोर्ट और उसको फाइनेंस करता है हर लेवल पे। आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे स्कूल लेवल पे हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, चाहे एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन लेवल पे हो, वो किसी लेवल पे भी आप काम कर रहे हो तो यूनेस्को आपको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल क्रिएटिव डेवलपमेंट। अगर आप किसी पर्सनल लेवल पे भी कोई क्रिएटिव काम करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं एजुकेशन की फील्ड में, तो वो आपको ये सपोर्ट करता है। स्टिमुलेटिंग द इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव ऑफ चिल्ड्रंस एंड यंग पीपल्स। ये आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करने में, मतलब आपकी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने में, उसको विकसित करने में आपका सपोर्ट करेगा। बहुत अलग अलग तरह से इनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हर कंट्रीज़ में, इंडिया में भी हैं,
और ये कुछ ऐसे फील्ड्स पे काम करते हैं जहाँ पे बच्चों की क्रिएटिविटी को, जहाँ पे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को और ज़्यादा डेवलप किया जाए। वो बुक के मेथड से हो सकता है, वो इंटरेक्टिव गेम्स के मेथड से हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों से। नेक्स्ट है प्रमोटिंग अवेयरनेस ऑफ कल्चर हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज, एप्रिशिएटिंग द आर्ट्स, साइंटिफिक अचीवमेंट्स एंड इनोवेशन। ये आपके जितने भी कल्चर आपकी कंट्री में या वर्ल्ड के नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी कल्चरल हेरिटेजेस हैं, ठीक है, जैसे अगर हम इंडिया में बात करें तो हमारा ताजमहल है, यूनेस्को की बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो इंडिया में हैं, उनको ये प्रमोट करता है, उन कल्चरल हेरिटेज को वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनका प्रसार करता है। अप्रिशिएट द आर्ट फॉर्म्स, आर्ट फॉर्म में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, म्यूज़िक हो सकता है, ड्राइंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह की आर्ट फॉर्म हो, ड्रामा और आर्टिस्ट सिनेमा भी हो सकते हैं इसमें। साइंटिफिक अचीवमेंट्स, आप किसी भी तरह के इंडिया में साइंटिफिक इनोवेशन हो रहे हैं या कुछ भी साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए वो उनको, और इनोवेशंस को, तो ये काम करता है इन सब चीज़ों पे, आर्ट्स में, कल्चरल हेरिटेज में, साइंटिफिक अचीवमेंट्स में और इनोवेशन में। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एक्सेस टू कल्चर एक्सप्रेस ऑफ ऑल आर्ट फॉर्म, जितने भी कल्चरल एक्सपेक्ट्स हैं या एक्सप्रेशन के फॉर्म है, मैंने अभी बताया ड्रामा हो सकता है, म्यूज़िक, पेंटिंग, आर्ट, किसी भी तरह से कोई भी ऐसी आर्ट फॉर्म जो आपको एक्सप्रेस करने में अपने व्यूज़, अपने थॉट्स करती है, उसको ये प्रमोट करता है। नेक्स्ट है फॉरेस्टिंग इंटरकल्चरल डायलॉग्स एंड फेवरिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। जो इंटरकल्चरल डायलॉग्स होते हैं, मतलब एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं, वो लोग आपस में कोलैबोरेट करके एक कल्चरल आर्ट फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं या परफॉर्म करते हैं, उनको ये प्रमोट करता है। और जितने भी कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है, इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनको ये प्रमोट और प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है ensuring access for citizens to all sort of communication information। ये जितने भी टाइप के कम्युनिकेशंस के स्किल्स हो सकते हैं, जितने भी टाइप के कम्युनिकेशंस बॉन्डिंग्स या चैनल बनाए जा सकते हैं, उनको ये प्रमोट करता है और फाइनेंस करता है, ताकि कम्युनिकेशन बीच में या इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान आराम से होता रहे। नेक्स्ट है फैसिलिटिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर लिटरेसी स्किल्स। कंप्यूटर साइंस की फील्ड में या कंप्यूटर या डिजिटल लिटरेसी के फॉर्म में या फील्ड में भी ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एंगेज करके रखा हुआ है यूनेस्को ने, क्योंकि ये जानता है आने वाले टाइम में जो चीज़ें डिजिटल होंगी वो ज़्यादा ही अच्छे से प्रसारित होंगी, उनका ज़्यादा से अच्छे से मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, इसलिए इसने अपने आप को इस फील्ड में भी, कंप्यूटर लिटरेसी को फील्ड में बढ़ाने के लिए अपना काम दे रखा है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनेस्को स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। यूनेस्को ने अपने लेवल पे 1999 में एक मैनिफेस्टो जारी किया। मैनिफेस्टो का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया, और उस डॉक्यूमेंट में ये सारी बातें कही गई थी कि किस तरह से हम लोग अपने स्कूल में जो लाइब्रेरीज़ होती हैं, जो रिसोर्स सेंटर्स होते हैं, या जो भी डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन के डेवलपमेंट के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो भी रिसोर्स हो सकते हैं या जो भी सेंटर्स हो सकते हैं, उनको किस तरह से और ज़्यादा प्रमोट किया जाए और ज़्यादा उनको डेवलप किया जाए, ताकि बच्चों के पास प्योर और करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। उसी के लिए एक यूनेस्को ने मैनिफेस्टो, मैंने जैसे बताया, डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किया था। इसके बारे में देखते हैं, एग्जाम्स में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। देखते हैं इसके बारे में। द यूनेस्को स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो अडॉप्ट इन 1999, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ईयर है कि कब इसको अडॉप्ट किया गया था, 1999 में। एम टू डिफाइन एंड एडवांस द रोल ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज एंड रिसोर्स सेंटर। स्कूल लाइब्रेरी में, या जो स्कूल की लाइब्रेरीज़ हैं या जो वहाँ पे रिसोर्स सेंटर्स हैं, जहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट या डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है, उनके एडवांसमेंट के लिए, उनको ज़्यादा क्रिएटिव, उनको ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए एक ऐसा मैनिफेस्टो जारी किया गया जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन या कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे होंगे जो फॉलो करके कोई भी स्कूल की लाइब्रेरी या रिसोर्स सेंटर को और ज़्यादा एडवांस किया जा सकता है। इज़ एनेबलिंग स्टूडेंट टू एक्वायर, क्या ऑब्जेक्टिव था, स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग आउटकम एक्वायर करने के लिए, एक्वायर द लर्निंग टूल्स एंड लर्निंग कंटेंट दैट अलाउ देम टू डेवलप देयर फुल कैपेसिटी। बच्चों की फुल कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए या उनको और ज़्यादा एक ह्यूमन रिसोर्स, और भी अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए जो फुल कैपेसिटी से काम किया जा सकता है, उसके बारे में ये कहा था। टू कंटिन्यू टू लर्न थ्रू आउट देयर लाइव्स एंड टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। बच्चों को बहुत ज़्यादा स्किल देना, उनको नॉलेज देना, उनको प्रॉपर गाइडेंस देना, उनके पास इंफॉर्मेशन की करेक्ट और
टाइमली नॉलेज पहुँचे, इसके बारे में एक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो बनाया गया था। इसमें इंपॉर्टेंस दी गई है कि स्कूल में लाइब्रेरी का या जो रिसोर्स सेंटर्स होते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे उनको और ज़्यादा हम लोग क्रिएटिव और यूज़फुल बना सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे कुछ बातें की गई थी। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या क्या बातें हुई या क्या क्या चीज़ें यूनेस्को ने बोली थी। देखिए इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे, द फॉलोइंग आर एसेंशियल्स टू द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, टीचिंग, लर्निंग एंड कल्चर आर कोर स्कूल लाइब्रेरी सर्विस। जो हमारी स्कूल की लाइब्रेरीज होती हैं उसका जो कोर सर्विस होती है वो क्या होती है, मतलब वो कौन कौन सी सर्विस मेन प्रोवाइड कर सकता है। तो उसमें आया था कि डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी को डेवलप करना इसका कोर ऑब्जेक्टिव है या कोर सर्विस है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी, लोगों को इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाना या कौन सी इन्फॉर्मेशन उनके लिए करेक्ट है, कौन सी इन्फॉर्मेशन उनके लिए फॉल्स है, इसके बारे में उनको लिटरेट करना। टीचिंग उनका एक कोर ऑब्जेक्टिव है, कोर सर्विस है। लर्निंग एंड कल्चर आर द कोर स्कूल लाइब्रेरी सर्विस, उनको लर्निंग देना या कल्चरली इन्फॉर्म करना उनकी कोर सर्विस है। ठीक है, अब उसके लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है developing and stunting in children's the habit and enjoying of reading and learning and the use of library through their lives। बच्चों के अंदर इस तरह से क्यूरियोसिटी बताना या उनको इस तरह से लाइब्रेरी के साथ इंगेज करना ताकि उनके अंदर रीडिंग हैबिट्स बचपन से ही डेवलप हो। ठीक है, उनको इस तरह से एटमॉस्फेयर देना लाइब्रेरी के अंदर। आप बहुत सारी, अगर हम कहें जूनियर लाइब्रेरी, स्कूल की लाइब्रेरीज को अगर हम लोग जूनियर लाइब्रेरी या जूनियर सेक्शन की लाइब्रेरी या सीनियर सेक्शन की लाइब्रेरीज में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो जूनियर सेक्शन की जो लाइब्रेरीज होती हैं उसमें कुछ इस तरह से टॉयज़, इस तरह से कुछ पेंटिंग्स, ड्राइंग और इन सब चीज़ों को रखा जा सकता है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कल्चर की तरफ या रीडिंग हैबिट्स की तरफ इन्वॉल्व हो सकें। ये कहाँ गया गया, ये यूनेस्को की जो लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है वहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपीरियंसिंग इन क्रिएटिंग एंड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इमेजिनेशन एंड एन्जॉयमेंट। ये 4 एस्पेक्ट अगर आप देखेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी उनको पास नॉलेज दी जा रही है वो क्यों दी जा रही है, यूजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको आप नॉलेज में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये लाइब्रेरी की एक सर्विस हो सकती है या वहाँ पे इसको बताना। अंडरस्टैंडिंग, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। इमेजिनेशन, उनको कुछ इस तरह से नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि उनकी इमेजिनेशन पावर डेवलप हो सके और वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से इंजॉय करें, रीडिंग हैबिट्स जो उनके लिए हो वो उसको इंजॉय करें। नेक्स्ट है सपोर्टिंग ऑल स्टूडेंट्स इन लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग स्किल फॉर इवॉल्विंग एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डलेस ऑफ फॉर्म, फॉर्मेट ऑफ मीडियम, इंक्लूडिंग सेंसिटिविटी टू द मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द कम्युनिटी। इन्फॉर्मेशन को किस इस तरह से ऑब्जॉर्व करना ताकि हम उसको नॉलेज में कन्वर्ट कर सकें और हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी सोसाइटी के आसपास उसको हम लोग किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह के स्किल्स को, इस तरह के नॉलेज को और इस तरह की विजडम को डेवलप करना, ये हमारे स्कूल की जो लाइब्रेरीज होती हैं उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू लोकल, रीजनल, नेशनल। ठीक है, 3 एस्पेक्ट पे बात की गई है, लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे एंड ग्लोबल लेवल पे। रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट एक्सपोज लर्निंग टू डाइवर्स आइडिया, एक्सपीरियंस एंड ओपिनियंस। ठीक है, तो आप किसी भी लेवल पे हो, लोकल लेवल, रीजनल लेवल, नेशनल, इंटरनेशनल, कहीं भी हो, आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेज को एक्सपोज करना है, मतलब उनको बच्चों तक लेके जाना है। लाइब्रेरीज़ की ड्यूटी बताई जा रही है कि उनको आप बच्चों तक पहुंचाइए जो नॉलेज को या इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हो और कुछ ऐसे आइडियाज़ डेवलप करिए, कुछ इस तरह से ओपिनियंस बनाइए ताकि बच्चे ज़्यादा इंटरेक्टिव होकर रीडिंग हैबिट्स में इन्वॉल्व हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ दैट एनकरेज कल्चर एंड सोशल अवेयरनेस। कल्चरल अवेयरनेस एंड सोशल अवेयरनेस सेंसिटिविटी, वो किसी भी कल्चर को लेकर या सोशल अवेयरनेस को लेकर थोड़े से सेंसिटिव हो जाएं। सेंसिटिव होने का मतलब उनके अंदर थोड़ी सी उनके प्रति, दूसरे कल्चर के प्रति रिस्पेक्ट आए। सोशल के कम्युनिटी के या सोशल गैदरिंग में जब वो किसी और सोशल कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करें तो उनके अंदर सिंपैथी हो या उनसे वो इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, उनको एक अलग दुनिया का आदमी मानकर या अलग तरह का लोग मानकर उनके साथ डिस्करेज ना हो, उनके साथ वो सोशली इंटरेक्ट हो सकें। इस तरह के कुछ डेवलपमेंट या इस तरह की बातें कुछ बताना, ये लाइब्रेरी साइंस के मैनिफेस्टो में यूनेस्को के द्वारा बताई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है वर्किंग विद स्टूडेंट्स, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड पेरेंट्स टू अचीव द मिशन ऑफ द स्कूल्स। स्कूल का जो मिशन होता है, स्कूल्स किस लिए बनाए गए हैं, उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है,
इसके लिए टीचर, स्कूल के टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर और पेरेंट्स के साथ मिलकर कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट करना ताकि स्कूल का जो अचीवमेंट है वो फुलफिल हो पाए। नेक्स्ट है प्रमोटिंग रीडिंग एंड रिसोर्स एंड सर्विस ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी टू होल स्कूल कम्युनिटी एंड बियॉन्ड। स्कूल की लाइब्रेरीज़ को, स्कूल की जो स्कूल के अदर रिसोर्स सेंटर्स हैं उनको फुल यूटिलाइज़ करना, उनको इस तरह से करना कि वहाँ पे जो भी रिसोर्स और जो भी सर्विसेज उनको मिल रही हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन हो सके होल स्कूल कम्युनिटी एंड बियॉन्ड। मतलब स्कूल के सभी बच्चों के तक उसकी रीच हो, उसका बेटर इस्तेमाल हो सके, या उससे भी बियॉन्ड यानी कहीं स्कूल के अदर स्टाफ्स के मेंबर्स को भी अगर उससे कुछ बेनिफिट मिल सकें तो वो स्टार्ट करना। तो ये थे हमारे स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो यूनेस्को ने पब्लिश किया था 1999 में, और उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें कही गई थी वो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटीज़ ऑफ यूनेस्को। ठीक है, इसमें देखते हैं हम लोग यूनेस्को की कौन कौन सी अदर एक्टिविटीज़ हैं जो वो इन्फॉर्मेशन के डिस्ट्रीब्यूशन और उसके प्रसार में लगा हुआ है। पहला है इसमें एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। यूनेस्को ने कुछ इस तरह से अपने आप को, इस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ इस तरह से अपने आप को डेवलप किया है ताकि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, किसी एक स्टेट या कंट्री में नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया में कुछ इस तरह का नेटवर्क बनाए, कुछ इस तरह से चीज़ों को डेवलप करे ताकि किसी भी पर्सन के पास ईजिली इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, इसकी बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं। अगर आप देखेंगे यूनेस्को की बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसके जो प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है जहाँ से इन्फॉर्मेशन का एक्सेस बहुत ईजिली किया जा सकता है। अगर आप गूगल की बहुत सारी सर्विसेज में जाके एक सर्विस देखेंगे तो वहाँ पे भी यूनेस्को ने अपने आप को उनके साथ कोलैबोरेट किया है गूगल के साथ, और वहाँ पे फ्री ऑफ इंफॉर्मेशन आपको पहुँचाने का काम किया जाता है। नेक्स्ट है आर्काइव्स। इसके पास बहुत बड़ा आर्काइव है, इसकी वेबसाइट पे भी आप देखेंगे तो बहुत बड़े आर्काइव्स हैं। इसने जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में हेरिटेज साइट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उनका क्या करंट डेवलपमेंट है उनके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बहुत बड़े लेवल पे इसने बुक्स का कलेक्शन किया है, कल्चर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका कलेक्शन किया है। तो मतलब एक बहुत बड़ी आर्काइव्स का मतलब होता है जहाँ पे बहुत पुराने रीडिंग मटेरियल्स या हैंड क्राफ्ट्स ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। ठीक है, वेबसाइट पर जाके आप इनको चीज़ों को एक्सेस ईजिली कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट है कम्युनिटी मल्टीमीडिया सेंटर्स। कुछ ऐसे मल्टीमीडिया सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड डेवलप हुए हैं जहाँ पे आप इमेजेस के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में या किसी भी अदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। फ़ोटो मीडियम से ले सकते हैं, वीडियो मीडियम से ले सकते हैं, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन किसी भी मेथड्स में आपको ईजिली एक्सेस हो सके, उसके लिए ये कम्युनिटी मल्टीमीडिया सेंटर यूनेस्को की तरफ से ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करता है। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब है कि लोगों को गवर्नमेंट तक पहुंचाना। ठीक है, आपने अगर गवर्नमेंट यानी मोबाइल गवर्नमेंट के बारे में सुना हो तो ई गवर्नमेंट, यहाँ पे ई स्टैंड्स फॉर इंटरनेट। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो इंटरनेट के माध्यम से गवर्नमेंट की कुछ ऐसी सर्विसेज जो इंटरनेट के माध्यम से आप तक या आम पब्लिक तक पहुंच सके, उसके लिए भी यूनेस्को ने काम करना शुरू किया। इसने बहुत बड़े लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के साथ ये काम किया है, और जो आज हम लोग देखते हैं कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें हमें मोबाइल पे या लैपटॉप में इंटरनेट के माध्यम से मिल जाती है, उसमें ये ई गवर्नेंस जैसी सर्विस जो यूनेस्को की तरफ से प्रमोट की जा रही है उसका भी एक हाथ होता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल्स। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना। हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, अब उस इन्फॉर्मेशन को एक नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो नो डाउट हमें कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, कुछ डाटा हैंडलिंग के लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, कुछ ऐसे टेक्निक चाहिए होंगी जो डाटा को प्रोसेस करके हमें एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दे सके। तो उसके लिए यूनेस्को ने ही बहुत पहले से स्टार्टिंग की थी। CDS ISIS और जावा ISIS, ठीक है, ये 2 टूल्स हैं, इनको इसने डेवलप किया था जिस पे ये काम कर रहे थे कि इन्फॉर्मेशन को, मतलब कुछ इस तरह के फ्री सॉफ्टवेयर या कह सकते हैं इनको, जिनका पैसा नहीं लगता, इनको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। तो इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को इसने डेवलप किया और लोगों तक पहुंचाया, लोगों को पास मतलब उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कराया। ओपन सोर्स था तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा, और उसकी वजह से लोगों ने जितनी भी उनके पास इन्फॉर्मेशन आती थी उनको प्रोसेस करने का काम किया। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक डोमेन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पब्लिक लेवल पे जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको और लोगों तक पहुंचाना, या इंटरनेशनल लेवल की जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक तक पहुंचाना, ये भी इसका एक काम है। नेक्स्ट है इसका ई हेरिटेज। ई हेरिटेज में इसने, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जितने भी कल्चरल हेरिटेज हैं, ठीक है, जितने भी नेचुरल हेरिटेज हैं, उसने इनको डेवलप किया और उन सब की इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुँचाई, लोगों तक पहुँचाई। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल हेरिटेज। डिजिटल लेवल पे या डिजिटल कंटेंट जो भी
यूनेस्को के पास है या अदर कंट्रीज़ के पास है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है, उनको भी इसने अपनी वेबसाइट्स पे या डिफरेंट कंट्री के साथ शेयर किया ताकि लोगों के पास ईजिली इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा यूनेस्को के बारे में एक बेसिक डिटेल, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजीसी। आइए देखते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हमारी बुक्स में मिलेगी। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा ये बनाया गया एक्ट है जिसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में बताया गया था। ये एक्ट पास हुआ था 1956 में। दिस इज़ अ नेशनल बॉडी। ठीक है, ये एक नेशनल लेवल पे एक इंस्टीट्यूशन है, एक बॉडी है जो काम करती है क्या, फॉर द कोऑर्डिनेटिंग डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ठीक है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन पे काम करता है। स्कूल लेवल की एजुकेशन में काम करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अगर आप लोग नेशनल लेवल पे देखें तो वैसे ही एक यूनिवर्सिटी लेवल पे काम करने के लिए या कॉलेज लेवल पे काम करने के लिए हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन बनता है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये यूनिवर्सिटी लेवल पे वर्क करने के लिए उसमें कैसे टीचर्स होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, कौन कौन से प्रोग्राम्स होंगे, कैसे कॉलेजेस होंगे, उनका एफिलिएशन कौन करेगा, उन सब के बारे में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन काम करता है। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1956 के अकॉर्डिंग बना था, एक नेशनल लेवल की बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यूजीसी आल्सो एडवाइज यूनियन एंड स्टेट। यूनियन का मतलब सेंट्रल लेवल पे और स्टेट का मतलब स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल गवर्नमेंट ऑन द मेजर्स नेसेसरी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, जानकारियाँ देता है या अपनी जो भी इसकी स्टडीज़ होती हैं उनके साथ शेयर करता है क्या काम करने के लिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इस यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन है या कॉलेज लेवल की जो एजुकेशन है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए उसके बारे में बात करता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट आल्सो फ्रेम्स रेगुलेशन सच एज दोज ऑन द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स ऑन द एडवाइस ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन एंड academics with whom frequently interacting in connection with the formulation, evaluation and the monitoring of programs। यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे काम करने वाले टीचर्स, जो भी अदर स्टाफ मेंबर्स हैं, वो क्या होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो किस लेवल पे काम करने के लिए। जैसे हम लोग देखते हैं ना, प्रोफेसर्स की वैकेंसी आती हैं तो उसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, और जो भी एडहॉक प्रोफेसर्स होते हैं उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में उनको कौन कौन से स्पेशलाइजेशन लेने होंगे, तब जाकर वो यूनिवर्सिटी लेवल पे काम कर सकते हैं। उनके बारे में क्वालिफिकेशन या कुछ और अदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं तो वो स्टार्ट करता है हमारा, या वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है हमारा यूजीसी। आगे देखते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट पॉइंट है, सेक्शन 12 ऑफ द यूजीसी एक्ट प्रोवाइड दैट द कमीशन शैल इन द कंसल्टेटिंग विद द यूनिवर्सिटीज कंसर्न दैट ऑल ऑफ सच स्टेप एज मे टेक फिट फॉर द प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, प्रमोशन और कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च। जितने भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो एक्ट बना था 1956 में, उसका सेक्शन 12 कहता है कि ये जो कमीशन होगा वो एक कंसल्ट करेगा अदर यूनिवर्सिटीज़ से, मतलब जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे, क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। प्रमोशन किस चीज़ का प्रमोशन और किस चीज़ के लिए कोऑर्डिनेशन। यूनिवर्सिटी लेवल पे जितने भी एजुकेशंस के लिए प्रोफेसर्स, टीचर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं या उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है, उनकी क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, किस लेवल पे वो लोग अपॉइंट हो सकते हैं, एग्जामिनेशन अगर होगा तो किस लेवल पे, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे, और जो भी रिसर्च एक्टिविटीज़ होंगी वो कैसी होंगी उसके बारे में ये काम करता है। नेक्स्ट है स्कीम प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन बाय द कमीशन फॉर प्रमोटिंग एक्सीलेंस एंड एनहांसिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। हायर लर्निंग के लिए मतलब कॉलेज लेवल के बाद, स्कूल लेवल के बाद जो भी आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, उनमें या फिर रिसर्च एक्टिविटीज़ कहीं पे पीएचडी हो रही है तो कौन कौन से लेवल्स या कौन कौन से स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाएंगे, वो सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है हमारे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट है द कमीशन बीइंग एन एपेक्स बॉडी। एपेक्स बॉडी का मतलब ये सबसे टॉप बॉडी है यूनिवर्सिटी लेवल पे काम करने के लिए, या जो उसकी मेंटेनेंस होती हैं। इज मेंटेनिंग हायर एजुकेशन इन द कंट्री हैज़ आल्सो प्लेड एन मेजर रोल इन प्रमोटिंग लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन दीज यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे
जो लाइब्रेरीज़ हैं या इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, इंफॉर्मेशन रिसोर्स सेंटर्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनके मेजर बेसिक गाइडलाइंस बनाने के लिए उसका भी काम करता है हमारा यूजीसी। बिसाइड्स इट हैज़ टू एस्टेब्लिश एंड constitute a number of libraries, information centers, study center and communities to provide quality education and services in the field of library and information activities। स्कूल लेवल पे कॉलेज लेवल पे एक्टिविटीज़, मतलब स्टडी की एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से परफॉर्म कराने के लिए कितने इंस्टीट्यूशंस में कितनी लाइब्रेरीज़ होंगी, इंफॉर्मेशन सेंटर्स कैसे होंगे, उनके मेजर जो उसके स्टैंडर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, वो सारी क्वालिफिकेशन या इंफॉर्मेशन कौन स्टैंडर्ड बनाता है, हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटीज़ ऑफ यूजीसी। देखते हैं कौन कौन सी और अदर एक्टिविटीज़ में हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन्वॉल्व होता है। पहला है फाइनेंशियल असिस्टेंट टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज़। यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे लाइब्रेरीज़ को फाइनेंस करना, ठीक है, पैसे देना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, ये भी हमारे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि आप जानते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा बनाया गया था, मतलब एक सेंट्रल लेवल की कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है और ये जितने भी हमारे इंडिया में कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लाइब्रेरीज़ के या उनके अदर फंक्शंस के लिए भी ये फाइनेंस प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस यानी LIS के फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट होंगे, किस तरह का करिकुलम पढ़ाया जाएगा, कौन कौन सी मेजर या मिनिमम गाइडलाइंस होंगी, वो भी सारा डेवलपमेंट का काम करता है हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। एक नेशनल लेवल का इंफॉर्मेशन सेंटर डेवलपमेंट करने का भी काम हमारे यूनिवर्सिटी का है और इसने एक हमारा NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर डेवलप भी किया है, जिसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फ्लिपनेट, मैंने शायद क्लास में आपको कभी बताया होगा इससे पहले वाली वीडियोस में। इन्फ्लिपनेट के बारे में हमने एक इंस्टीट्यूशन पढ़ा था इन्फ्लिपनेट के बारे में, जो किसने बनाया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कि इन्फ्लिपनेट जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे या नेशनल लेवल पे रिसर्च होती हैं, ठीक है, थीसिस लिखे जाते हैं, उनका एक कलेक्शन होता है या उनका एक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर बनाया गया है ताकि जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको एक जगह पे ऑर्गेनाइज किया जा सके। ये किसने बनाया था इन्फ्लिपनेट, ये भी हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़। यूनिवर्सिटी लेवल पे जितनी भी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ काम कर रही हैं उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए, ठीक है, मतलब उनको फ़ंड देना, उनको लाइब्रेरी स्टाफ्स का मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो करना, कौन सी लाइब्रेरीज स्पेशल लाइब्रेरीज़ हैं उनको उस तरह से फंड प्रोवाइड करना, ये इसका एक मेजर एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट है नेशनल रिव्यू कमेटी ऑन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज़। एक रिव्यू कमेटी मतलब एक ऐसी तरह से एक जांच कमेटी बनाना जो रिव्यू करती है कि हमारे जितने भी गाइडलाइंस हैं वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं यूनिवर्सिटी लेवल के लाइब्रेरीज़ में या इन सब चीज़ों में। तो फ्रेंड्स ये थी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजीसी। हमने अभी तक इसके 2 इंस्टीट्यूशन पढ़ लिए हैं। हमने अभी देखा था ये हमारे जो इंडिया लेवल के था वो है यूजीसी, और हमने इससे पहले देखा था यूनेस्को के बारे में जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है काम करने के लिए लाइब्रेरीज़ या एजुकेशन फील्ड में। नेक्स्ट हम लोग इसी टॉपिक में देखते हैं अपना RRLF के बारे में, ठीक है, मतलब कि ये हमारा इंडिया लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसका नाम है RRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ठीक है। देखते हैं ये क्या करता है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन May 1972 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा लगभग मैंने अक्सर देखा है कि क्वेश्चन आया है कि RRLF किसके अंडर में काम करता है, तो ये काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट, और उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन नहीं होगा, दोनों गलत होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है जिसके अंडर में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वर्क करता है। कब बना था ये? May 1972 में, ठीक है। क्या काम करने के लिए? टू स्प्रेड लाइब्रेरी सर्विसेज ऑल ओवर द कंट्री इन कोऑपरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन विद इन द फील्ड। नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जितनी भी हमारी गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ ये कोलैबोरेट करता है और वहाँ पे लाइब्रेरी सर्विस को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है, जितने भी तरह की लाइब्रेरीज एक्टिविटीज़ हैं उनको स्प्रेड करने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के
अंडर में काम करता है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। देखिए राजा राम मोहन राय आपको पता है वो एजुकेशन से फील्ड या जो हमारे जो सामाजिक सुधार कार्यक्रम थे उनसे जुड़ा हुआ था, तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं कि राजा राम मोहन राय स्कूल एजुकेशन सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, लाइब्रेरीज़ के डेवलपमेंट के लिए काम करते थे, इसलिए राजा राम मोहन राय कल्चरल एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के साथ जुड़कर लाइब्रेरी साइंस की फील्ड को प्रमोट करने के लिए काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी द चेयरमैन ऑफ RLF। हमारे जो इसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है, इसकी जो हायरार्की अगर आप देखेंगे तो सबसे टॉप पे काम करने वाले, मतलब यहाँ पे जो बैठेंगे चेयरमैन, ये कौन तय करता है? ये करता है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि यही सबसे बड़ी इसकी इंस्टीट्यूशन है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ही RLF को जो हेड, उसका जो हेड है वो देखते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ RLF आर लोकेटेड इन कोलकाता विद 4 जोनल ऑफिस लोकेटेड एट कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई। उसका एक हेडक्वार्टर जो कहाँ पे है? कोलकाता में ही है, और इसके 4 जोनल ऑफिस हैं। ठीक है, पहला है वो भी कोलकाता में है, एक जोनल ऑफिस और हेडक्वार्टर दोनों कोलकाता में है। देन आफ्टर मुंबई में है, न्यू दिल्ली में है और एक चेन्नई में है। ठीक है, मतलब याद करने के लिए आपको चारों महानगर, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और न्यू दिल्ली, ये 4 महानगर, इन चारों महानगर में इसके जोनल ऑफिस और इसके कोलकाता में ही इसका एक हेड ऑफिस आपको मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ RRLF। इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखते हैं, किन किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन को बनाया गया था। पहला पॉइंट है प्रमोट लाइब्रेरी मूवमेंट्स इन कंट्री। इंडिया में जितने भी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है राजा राम मोहन राय लाए, इसी लाइब्रेरी मूवमेंट्स को प्रमोट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। मतलब लाइब्रेरी की सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, पब्लिक के बीच में लाइब्रेरी साइंस के इन्फॉर्मेशन को किस तरह से हम लोग ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके बारे में, या लोगों को रीडिंग हैबिट्स के बारे में, लाइब्रेरीज़ के बारे में जागरूक करने के लिए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का बनाया गया था। ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है एजुकेट्स एंड नेशनल लाइब्रेरी पॉलिसी एंड टू हेल्प बिल्ड अप अ नेशनल लाइब्रेरी सिस्टम। एक नेशनल लेवल पे एक पॉलिसी बनाना, ठीक है, ताकि जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज़ हैं, या नेशनल लेवल की जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं, उनके बीच में एक मिनिमम स्टैंडर्ड बनाया जा सके ताकि ये लोग आपस में ईजिली कोऑर्डिनेट कर सकें। तो एक नेशनल लेवल की लाइब्रेरी बनाना, मतलब लाइब्रेरी पॉलिसी बनाना, और एक नेशनल लाइब्रेरी सिस्टम बनाना। 2 ऑब्जेक्टिव में देखिएगा, नेशनल लाइब्रेरी पॉलिसी और नेशनल लाइब्रेरी सिस्टम, 2 तरह की चीज़ें, ताकि सभी इंडिया में जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं, स्टेट लाइब्रेरीज, सेंट्रल लाइब्रेरीज़ या रीजनल लाइब्रेरीज़, वो आपस में ईजिली कोऑर्डिनेट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू लाइब्रेरीज़। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, मतलब अगर कहीं पे आपको किसी भी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज़ या अदर किसी भी स्टेट की लाइब्रेरीज़ में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या टेक्निकल ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो आप वहाँ पे राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन से कॉन्टेक्ट करके चीज़ें आराम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑर्गेनाइज रीजनल और नेशनल एंगेजमेंट इन द प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी डेवलपमेंट। लाइब्रेरीज़ के प्रमोशंस के लिए, लाइब्रेरीज़ के डेवलपमेंट के लिए, या वहाँ पे किसी भी तरह का रीजनल और नेशनल लेवल का आपको असिस्टेंस चाहिए, तो वो आपको राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन प्रोवाइड कराता है। क्योंकि आपको पता है इसके जोनल ऑफिसेज भी हैं, और जो जोनल ऑफिसेज के अंदर इसके सब रीजनल ऑफिसेज हैं, वहाँ पे भी आप अगर आप कॉन्टेक्ट करते हैं तो आपकी लाइब्रेरीज़ में आपके जो भी प्रमोशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे आपको सर्विस मिल सकती है। पब्लिशिंग एप्रोप्रिएट लिटरेचर एंड टू एक्ट एज क्लियरिंग हाउस ऑफ आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन ऑन लाइब्रेरी डेवलपमेंट इंडिया एंड अब्रॉड। इंडिया लेवल पे या अब्रॉड, मतलब कि फॉरेन लेवल पे जितने भी लाइब्रेरीज़ के इंफॉर्मेशन है या जो भी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनके बारे में पब्लिश करना, उनको लोगों तक पहुंचाना, उनको लाइब्रेरियंस तक पहुंचाना, इंडिया की जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं वहाँ तक पहुंचाना, ताकि वो अपने आप को अपडेट कर सकें। ये तरह कह सकते हैं इसका एक पब्लिकेशन हाउस है, या पब्लिकेशन में जो ये काम करता है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट है प्रमोट रिसर्च इन प्रॉब्लम्स ऑफ लाइब्रेरी डेवलपमेंट। लाइब्रेरी साइंस में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में रिसर्च करना, उनको आगे प्रमोट करना, उसके बारे में ये काम करता है। नेक्स्ट है एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स प्रिपेटिंग टू द लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन द कंट्री। लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरी फील्ड में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहे हैं, या जो भी अदर कोई गवर्नमेंट कोई सुझाव देना चाहती है, तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जो कि खुद एक गवर्नमेंट का ही इंस्टीट्यूशन है, ये
गवर्नमेंट को क्या करता है, एडवाइस करता है या गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है, सलाह देता है कि आप क्या नेक्स्ट काम करिए या कुछ अलग करिए ताकि लाइब्रेरीज़ में कुछ डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ हो सके। ठीक है, ये इसके थे ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इसके कुछ मेजर एक्टिविटीज़, क्या काम करता है। पहला है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी प्रोवाइड्स मशीन मैचिंग एंड नॉन मैचिंग ग्रांट्स एंड बुक्स टू पब्लिक लाइब्रेरीज अंडर डिफरेंट स्कीम ऑफ असिस्टेंस। हमारे राजा राम मोहन राय, क्योंकि ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है तो गवर्नमेंट इसको पैसा देती है और ये उस पैसे को क्या करता है डिफरेंट लाइब्रेरीज़ में या हमारे जो भी इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे ये अपने असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मतलब क्या सर्विस, बुक्स पहुँचाना, बुक्स डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स या डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के जितने भी और सोर्स हो सकते हैं, चाहे वो CD के फॉर्म में हो, चाहे वो DVD या वीडियोज़ के फॉर्म में हो, वहाँ तक इसका पहुँचाना इसका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट ये काम करता है प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट यूथ रिसोर्स सेंटर DYRCs, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी हमारे रिसोर्स सेंटर्स हैं, यूथ रिसोर्स सेंटर्स हैं, उनमें काम करता है। और उनमें मेजरली से क्या काम है, ये काम है द DYRC आर असिस्टेंस टूवर्ड्स, क्या किसके किसके प्रति असिस्टेंस है। पहला है बिल्डिंग अप एडुकेट स्टॉक ऑफ बुक्स, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट यूथ रिसोर्स सेंटर्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट पे एक डिस्ट्रिक्ट यूथ रिसोर्स सेंटर होता है, वहाँ पे एडुकेट नंबर ऑफ बुक्स को पहुँचाना या उनका स्टॉक मेंटेन करना। सेकंड है एक्वायरिंग स्टोरेज मटेरियल्स एंड लाइब्रेरी फर्नीचर्स, जो भी हमारे पास वहाँ पे स्टोरेज मटेरियल्स मतलब लाइब्रेरीज़ में अलमीरा या जो भी और अदर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं उनके बारे में लाइब्रेरीज फर्नीचर तक उनकी पहुँच बनाना, ये इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है, मतलब उनके लिए पैसा बताना। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग, लाइब्रेरी बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, लाइब्रेरी बिल्डिंग को बनाने के लिए प्रोवाइड करना फंड या नॉलेज टेक्निक्स। एक्विजिशन ऑफ कंप्यूटर विद एसेसरीज़, जितने भी वहाँ पे कंप्यूटर एसेसरीज़ हैं या कंप्यूटर लाइब्रेरीज में चाहिए तो उनको एक्वायर करना और वहाँ पे पहुँचाना। एंड द लास्ट इज़ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन प्ले एन मेजर रोल टू इन द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज़ ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम NAPLIS, नेशनल लेवल पे एक पॉलिसी जो बनाई जा रही है उसके बारे में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो जो डिस्ट्रिक्ट यूथ सेंटर रिसोर्स सेंटर्स हैं वहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ को या ये सारी सर्विसेज पहुँचाना राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये था हमारा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ये वीडियो आज यहीं तक, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में देखा, UGC के बारे में देखा और RRLF के बारे में देखा। ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि आपको नई वीडियोस इस तरह से मिलती रहें। मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको फॉलो कर सकते हैं सो दैट कि मैं जब भी कोई नई वीडियो पब्लिश करूँ तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी तरह से हम लोग ये जो फर्स्ट वीडियो पार्ट था यूनिट 14 का, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।